अमेरिका के मैसाचुसेट्स विल अपने भाइयों के साथ बार में मजे कर रहा था, जहां इकट्ठा हुए थे सभी हार्वर्ड के होनहार छात्र। विल का भाई खूबसूरत लड़की से बात करना चाहता था और शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने ऐसा दिखावा किया कि वो भी वहीं से है। कुछ ही बातों में उसका पर्दाफाश हो गया। एक और वहां मौजूद गोरे बालों वाला लड़का इस मौके का फायदा उठाकर खूब दिखावा करने लगा और साथ ही विल के दोस्त को नीचा दिखाने की कोशिश भी की। इससे एक तरफ खड़े विल को सच में बहुत कोफ्त हुई। उसने सब्र का बांध तोड़ा और सुनहरे बालों वाले लड़के के सामने गया। सहजता से बातचीत करते हुए उसने उसके द्वारा पूछे गए सभी पेचीदा सवालों के जवाब दिए। विल की बात में आत्मविश्वास और निरंतरता थी, जिसमें जरा भी संकोच नहीं था, और उसके आत्मविश्वास की वजह से वह विरोधी पर पूरी तरह से हावी हो गया था। वो एक शेर की तरह था जो शांति से अपने सामने शिकार के फंसने का इंतजार कर रहा था। शीघ्र ही सुनहरे बालों वाले व्यक्ति की मानसिक रक्षा को विल ने नष्ट कर दिया। अपनी विद्वत्ता साबित करने के लिए वह घबराहट में किताबों से विचारों की चोरी करने लगा, और यही वो था जिसका विल इंतजार कर रहा था। तुमने ये लेख विक्स से लिया है? क्या तुम काम कर रहे हो? छठा काउंटी 9वां पृष्ठ। सही है, मैं भी अभी उस किताब को देख रहा था। क्या तुम पूरी तरह से नकल करके हमें दिखाना चाहते हो या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? विल की बातों से सोने के बालों वाला लड़का शर्मिंदा हो गया। इस बिना आवाज की लड़ाई में वो पूरी तरह हार चुका था। सोने के बालों वाला लड़का अभी भी संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरे तिरस्कार के साथ कहा, हाँ मेरी भी एक डिग्री है, लेकिन अगर मैं ग्रेजुएट हो गया तुम मेरे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओगे ताकि हम स्कीइंग पर जा सके। विल इन बकवास से नाराज नहीं हुआ, बल्कि शांतिपूर्वक व्यंग्य करता रहा। शायद, लेकिन कम से कम मैं लचीला नहीं बनूंगा। ये वाक्य निस्संदेह सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के लिए एक घातक प्रहार था, और इसके साथ ही वह केवल दिखावटी रह गया। विल को बस थोड़ी धमकी की जरूरत थी और उसने पूरी तरह से हार मान ली। अगर तुम्हें इसमें समस्या है तो हम बाहर जाकर इसे हल कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। विल के कारनामे ने भाइयों की सराहना जीती और साथ ही एक लड़की का ध्यान भी आकर्षित किया। ध्यान दें कि विल के जाते ही लड़की खुद ही उसकी मेज के पास आ गई। तुम सच में एक मूर्ख हो, ये सुनकर विल चौंक गया, जब तक कि लड़की ने समझाया कि वह वहाँ पूरी 45 मिनट से बैठी थी, उसका इंतजार कर रही थी कि वह बात शुरू करे, लेकिन अब वह थक गई है और आगे इंतजार नहीं करना चाहती। लड़की की ओर से बढ़ाए गए जैतून की डाल को देखकर विल ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया, हाथ बढ़ाकर उससे अपना परिचय दिया। लड़की ने गुस्सा छोड़कर खुशी से विल के साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और इसी के साथ एक खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू हुई। बाहर छोड़ने के बाद वे फिर से सड़क के कोने पर सुनहरे बालों वाले लड़के से टकरा गए। विल खुद आगे बढ़ा और लड़की का नंबर जोर से कांच पर चिपकाया। ये कागज का टुकड़ा युद्ध में जीती हुई वस्तु की तरह था, जिससे सुनहरे बालों वाला लड़का शर्मिंदा हो गया। भले ही वह प्रतिष्ठित स्कूल से हो, फिर भी विल उन्हें हरा सकता है। हालांकि इस वक्त विल को नहीं पता था कि प्रोफेसर इन दिनों उसे ढूंढ रहे थे। कई प्रयासों के बाद उन्होंने अपने साथी की मदद से विल का संपर्क नंबर प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वे विल से मिले तो पाया कि वह अपनी लड़ाई के मामले में अदालत में बहस कर रहा था।
सीफा प्रक्रिया वह पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। विल ने अपनी चतुराई से भरी बातों और किताबों से सीखी गई कानून की जानकारी की मदद से आसानी से अपना नाम बरी करा लिया। उसकी दलीलें तार्किक और मजबूत थीं, उनमें कोई कमी नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि जज भी उसे लेकर लाचार हो गए थे, जब तक कि जज ने विल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि नहीं देखी। इन सभी आधारों पर जज ने विल को एक सबक देने का निर्णय लिया। जोशु एक और खड़ा होकर चुपचाप विल के व्यवहार और शब्दों को देख रहा था। लड़के की स्पष्ट सोच और उत्तम वक्तृत्व कौशल ने उसे प्रभावित किया। ये वास्तव में 100 साल में एक बार मिलने वाली ऐसी दुर्लभ प्रतिभा थी। प्रतिभाशाली प्रोफेसर बेताबी से हिरासत केंद्र पहुंचा और विल को अपने उद्देश्य के बारे में बताया। लेकिन प्रोफेसर के पास 2 शर्तें थीं। विल को हर हफ्ते उनके साथ गणित पर चर्चा करनी होगी और नियमित रूप से मनोचिकित्सक के पास जाना होगा, क्योंकि पहले की अवलोकन के माध्यम से प्रोफेसर फिर से अपने पुराने दोस्त को ढूंढ निकाला। अंततः प्रोफेसर की लगातार कोशिशों के बाद शॉन ने विल के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार करने के लिए सहमति दे दी। मिलने के इस दिन शॉन ने पहले सभी को बाहर जाने के लिए कहा और विल के चेहरे पर हमेशा की तरह तिरस्कार और नफरत थी। लेकिन इस समय उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ा यह आदमी उसके जीवन को बदलने वाला है। अपने जीवन के अगले उपचार के दौरान विल एक तरफ शॉन के सवालों से बचता है और दूसरी ओर कमरे में लगातार उसकी कमजोरियों की तलाश करता है। खोज के बाद विल ने अचानक एक तेल चित्र पर ध्यान दिया और इस तेल चित्र के माध्यम से उसने शॉन के अंदरूनी दुनिया को देखा। सिर्फ एक साधारण चित्र के माध्यम से विल ने शॉन के भीतर झांका, जिससे वह बहुत असहज महसूस करने लगा और चाहता था कि विल इस विषय को बंद कर दे। अफसोस की बात है कि विल ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। विल ने सुधरने के बजाय और भी अधिक दृढ़ता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। विल ने पूरी तरह से शॉन की सीमा का उल्लंघन किया। वह किसी को भी अपने प्रिय का अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि वह बहुत गुस्से में थे, पर यह देख कि वह एक बच्चा है, शॉन ने अंततः उसे माफ कर दिया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने प्रोफेसर के साथ अगली चिकित्सा का समय भी तय कर लिया। विल और बेटी ने पहली मुलाकात शुरू की। दोनों की बातचीत खूब जमी। उनके पास हमेशा बात करने के लिए बहुत कुछ होता था। जब भावनाएं चरम पर पहुंची तो उन्होंने एक दूसरे को चूमा भी। इस अद्भुत एहसास ने विल को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश बेटी के सामने विल हमेशा हीन भावना महसूस करता, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बेटी एक अनाथ के रूप में उसे स्वीकार करेगी। इसलिए परफेक्ट बने रहने के लिए वह बेटी के साथ अगली मुलाकात तय करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दिन वह फिर से शॉन के घर आया। नई चिकित्सा शुरू करने की तैयारी हो रही है, मगर शॉन उसे पार्क में ले गया। दोनों बेंच पर बैठकर शांतिपूर्वक झील को देख रहे थे। विल फिर भी शॉन के प्रति शत्रुता से भरा हुआ है। वह फिर से उसकी मानसिक रक्षा को तबाह करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार शॉन असामान्य रूप से शांत है। वह विल से कहता है कि वह एक बच्चे से बहस नहीं करेगा। उसने वास्तव में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वह कभी बोस्टन से बाहर नहीं गया। वे तर्क जिन पर उसे कभी गर्व था केवल किताबी बातें हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम मुझे नहीं बता सकते कि सिस्टीन चैपल में किस तरह की महक आती है। तुम कभी नहीं जान सकते कि सेंट पीटर बेसिलिका की दृश्यता कैसी होती है।
आप कभी सच में वहां नहीं खड़े हुए, उस खूबसूरत छत की तरफ देखा और उन्हें देखा? किताबों में शायद सब कुछ चित्रित किया गया हो, लेकिन उसने कभी खुद महसूस नहीं किया। वो नहीं जानता कि जब आपका प्रियजन आपके पास जागता है तब की असली खुशी कैसे होती है, और उसने युद्ध की क्रूरता का अनुभव भी नहीं किया। शायद किताबों पर लिखे सतही विचारों ने उसे मानक उत्तर बताए हों, लेकिन जब किसी दोस्त के सिर को अपनी गोद में लेकर उसे आखिरी सांस लेते हुए देखना पड़ता है तो उस पीड़ा को कोई भी शब्द नहीं महसूस करवा सकता। शॉन की बातें सुनते हुए विल पहले ही मौन में डूब गया। लेकिन तुम एक जीनियस हो विल, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम एक जीनियस हो। कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुमने मेरी एक पेंटिंग देखी है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खोल कर रख दी है। शॉन ने विल से कहा। उससे उन्होंने केवल एक भयभीत अहंकारी बच्चे को देखा जो बचाव के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कई बार वह सोच नहीं रहा होता, बल्कि अपनी पूर्वाग्रहों को दोबारा व्यवस्थित कर रहा होता है। यही है असली वह। शांगन की बातों से बेल प्रभावित हुआ। न सिर्फ उसकी क्रोधी प्रवृत्ति कम हुई, उसकी आंखों में भी नरमी आ गई। क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं सीख सकता। मैंने कुछ ऐसी बातें कभी किताब में नहीं पढ़ी। जब तक तुम खुद के बारे में न कहो तुम कौन हो। यह कहकर सीन उठकर चला गया, विल को अकेला छोड़कर। अपने स्थान पर यह पहली बार था जब किसी ने सच्चाई से उसके दिल में जगह बनाई। तीसरी मुलाकात में वह अब और चुभने वाला नहीं था, बल्कि वह आराम से हो गया। बस इस पूरी शाम के दौरान दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह एक बिना आवाज की जंग थी, जिसमें शॉन इंतजार कर रहे थे कि वह खुद उनके सामने दिल खोल दे, और विल खुद की आंतरिक लड़ाई लड़ रहे थे। चौथी बार मिलने पर विल ने अंततः बात करना शुरू किया। आप जानते हैं, मैं पहले एक हवाई जहाज पर था। मैं वहां बैठा था। उसने एक ठंडा मजाक करके शुरू किया और अपनी डेटिंग के अनुभव की बात की। जब वह बेटी के बारे में बात कर रहा था, विल की आंखों में असीम की कोमलता थी, लेकिन वह बेटी की जिंदगी में सचमुच कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। वह डरता था कि दूसरे लोग उसके बारे में पता लगा लें। कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। इसे साबित करने के लिए शॉन ने विल से अपनी पत्नी की एक मजेदार घटना सुनाई। उनकी पत्नी सोते समय अक्सर जोर से पाद देती थी, इतनी जोर से कि यार्ड में सो रहे कुत्ते भी जाग जाते थे, और फिर जगी हुई अवस्था में शॉन से पूछती थी कि वह उसे इतनी जोर से क्यों नहीं उठा सकते। वास्तव में वह खुद ही अपने पाद की आवाज से जाग जाती थी। ओह गिरी जीत लिया। लेकिन जब उसने विल के परिवार से मिलने की बात कही तो विल ने सीधे तौर पर कोई बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि बेट्टी के सामने वह हमेशा से हीन भावना से ग्रस्त रहता था। अगले दिन प्रोफेसर एक अच्छी खबर लेकर आया। उसने विल के लिए एक नौकरी ढूंढी, उच्च तकनीकी कॉर्पोरेट में। जेराल्ड विल के बारे में बात करने के लिए सीन से मिलता है। वह कहता है कि उसे उसके भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि विल को कई नौकरी के ऑफर मिल रहे हैं जो उसकी क्षमता से मेल खाते हैं। सीन को नहीं लगता कि विल अभी तैयार है। बातचीत तनावपूर्ण हो जाती है जब एक विवाद उत्पन्न होता है। सीन चाहता है कि विल खुद तय करे कि वह जीवन में क्या करना चाहता है, और जेराल्ड चाहता है कि वह गणित का पीछा करे। वह कहता है कि उसने विल को एक नौकरी की बैठक में उपस्थित होने के लिए भेजा। विल अपनी जगह नौकरी की बैठक में चक्की को भेजता है। चक्की अनौपचारिक रूप से व्यवहार करता है और कंपनी के लोगों को उलझन में डाल देता है। स्काइलर विल से पूछती है कि क्या उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए, और यह देखकर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय उसके लिए कितने आसान है, जबकि वह इसे केवल शौक के लिए पढ़ता है। वह समझाता है कि वह स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में अच्छा है। वे एक दूसरे के प्रति स्नेहशील हो जाते हैं। बाद में स्काइलर अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि विल उसके साथ कैलिफोर्निया आए। बात तब गंभीर हो जाती है जब विल अपने अकेले छोड़े जाने के डर को स्पष्ट रूप से दिखाता है। वह उससे लड़ता है, गुस्से में उसे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है। उसने भाइयों के होने के बारे में झूठ कहा था। वह एक दुर्व्यवहार का शिकार अनाथ है। स्काइलर उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। तोड़कर टॉम विल को यह एहसास दिलाता है कि उसे गेराल्ड की सराहना करनी चाहिए, जो उसके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब गेराल्ड उससे नौकरी की बैठक के बारे में पूछते हैं। विल कहता है कि उसकी एक डेट थी और उसने चक्की को भेज दिया। गेराल्ड को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। विल कहता है कि वह अपनी जिंदगी लोगों को बातें समझाने में नहीं बिताना चाहता। गेराल्ड कहते हैं कि वह कुछ कद्र दिखा सकता है। विल शेखी बघारता है कि उसके लिए यह प्रूफ कितना आसान है, जबकि जेराल्ड इसे हल करने के लिए संघर्ष करता है। वह प्रूफ को जला देता है, क्योंकि जेराल्ड उदासी से स्वीकार करता है कि विल में उससे अधिक क्षमता है। उसे दुख होता है कि वह इसे बस यूं ही फेंक देता है। विल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए एक नौकरी बैठक में जाता है और बताता है कि वह उनके लिए काम क्यों नहीं करेगा, एक बहुत ही चतुर और विस्तृत व्याख्या के साथ। शॉन विल से पूछते हैं कि क्या उसका कोई आत्मीय साथी है, और वह इसे होने से इनकार करता है। उनकी चर्चा के दौरान विल इस बात पर रक्षात्मक हो जाता है कि कैसे कम तनख्वाह वाली नौकरियों को सम्मानजनक नहीं माना जाता। शॉन समझते हैं कि उनमें भी सम्मान है। वह विल से यह पूछकर गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि वह वास्तव में अपने जीवन में क्या करना चाहता है, लेकिन विल फिर से अव्यावहारिक हो जाता है, और इस बार शॉन उसे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह उसकी मूर्खता नहीं सहन करेंगे। विल और स्काइलर की एक बिटर स्वीट फोन कॉल होती है। वह स्काइलर के जाने से पहले उससे हाल चाल लेने के लिए फोन करता है। वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह अकेला बेंच पर बैठा है जबकि स्काइलर अपनी फ्लाइट के लिए कैलिफोर्निया रवाना हो जाती है। जेराल्ड विल के सीन के साथ सेशन में न आने से नाराज है। विल और चक्की निर्माण स्थल पर है।
वह विल को यह एहसास दिलाता है कि वह अपनी सारी संभावनाएं गंवाकर अपनी दी गई बुद्धिमत्ता के लिए कृतज्ञ हो रहा है। शॉन और जेराल्ड विल को लेकर जोरदार बहस करते हैं, जिसमें शॉन उसे बचाते हुए कहते हैं कि उसने जीवन भर त्यागे जाने के डर से पीड़ा झेली है। वह भावनात्मक रूप से आहत है। जेराल्ड केवल चाहता है कि वह गणित का अनुसरण करे और शॉन नाराज हो जाते हैं। वे गुस्से में चिल्लाते हैं और एक दूसरे से अपने अपने पिछली गलतियों के लिए नफरत करते हैं। विल अंदर आता है और जेराल्ड छोड़ देता है। सीन जज को मूल्यांकन के लिए उसकी फाइल भेजने का जिक्र करता है। वे शारीरिक दुर्व्यवहार के अनुभवों के बारे में बात करते हैं। वह उसे बताता है कि उसने स्काइलर से संबंध तोड़ लिया। सीन विल को एहसास कराता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। वह टूट जाता है और सीन को गले लगाकर बुरी तरह रोता है। विल अकेले बस पर जाता है और समय सोचने में बिताता है। शॉन और विल अपनी अंतिम सत्र के लिए मिलते हैं। विल अपने नए नौकरी के बारे में बताता है जो उसे गेराल्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए एक अवसर के माध्यम से मिली। शॉन उसे अपना नंबर देता है और वे गले मिलते हैं। विल 21 साल का हो जाता है और उसके दोस्त उसे वह कार दिखाते हैं जो उन्होंने उसके लिए बनाई थी। वे एक साथ खुश हैं। जेराल्ड सीन से मिलने आता है। वे दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपनी नाराजगी को पीछे छोड़ देते हैं। विल सीन के घर जाता है और एक नोट छोड़ता है। चकी और उसके दोस्त विल के घर उसे लेने जाते हैं और पाते हैं कि वह चला गया है। चकी खुश है कि आखिरकार उसने अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर कदम रखा। सीन नोट पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने नौकरी छोड़ दी और स्काइलर से मिलने चला गया। यह उसे खुश करता है। विल स्काइलर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने और एक अनिश्चित भविष्य की ओर छलांग लगाने के लिए कैलिफोर्निया की यात्रा शुरू करता है। समाप्त।